वेलकम एवरीवन इन आवर चैनल सीयूईटी वर्ल्ड। और इस वीडियो में हम सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस जो रिमेनिंग टाइम बचे हैं एग्ज़ाम, आपको पता होगा कि एग्ज़ाम के डेट भी अनाउंस हो चुके हैं। तो इस बार एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम इस बार आपको जून में हो ही जाएगा। तो अभी जो महीने बचे हैं और कैसे आपको तैयारी रखनी है अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो जो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हो, तो अभी से अब आपको बहुत ही सिंसियरली प्रिपरेशन करना पड़ेगा और टू दी पॉइंट तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज का हमारा वीडियो मेनली इसी को लेके है कि ये जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, जो ये 3-4 महीने का टाइम बचा हुआ है, इसमें हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें कि हम इस स्कोर को बहुत अच्छे से लेके आ पाएँ जहाँ से हमारा एडमिशन जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में हो जाए। तो समय बहुत कम बचा है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा-सा अपना जो स्ट्रैटेजी है, उसको समय के अनुसार मोल्ड करना होगा। जब आपके पास साल भर का समय था, जब आपने व्हेन आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में रहे होंगे, तो उस समय जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, उस समय आप बहुत सारी किताब पढ़ते होंगे। तो अभी के दौर में, अभी के समय में आप उस स्ट्रैटेजी को लेके अब नहीं चल सकते। तो इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में कि जो समय बचा हुआ है, जो आने वाला समय है, इसमें आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे रखनी है, कैसे अपने आप को सीमित रखना है किताबों में, कि कौन सी किताब पर है जो ज़्यादा यूजफुल हो पाए। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और बहुत सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल भी दिया है। जो सिलेबस है उसको मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिकली डाल दिया है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो हमें सिलेबस पे स्टिक करके चलना है। क्योंकि हमने पिछले साल का जो पेपर हुआ था उसका भी हमने एनालाइज करके वीडियो चैनल पे डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो अब पहले जाके वो वीडियो देखो, तो आपको पता लगेगा कि जो कंटेंट है ना उस पूरे पूरे पेपर का, वो मेनली इसके सिलेबस से ही आया है। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं इधर उधर से आ गए हों, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए थे वो सिलेबस के राउंड में ही थे। और क्वेश्चन ऐसे भी नहीं थे कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, या हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल थे, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल थे। एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। और देखो मॉडरेट लेवल का पेपर बनता भी है क्योंकि ये सीयूईटी है और इससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें आ जाती है। तो जो बहुत एक्सेप्शनली अच्छा करेगा, जो हाईएस्ट स्कोरर होगा, उसको जो टॉप की यूनिवर्सिटी है जेएनयू जैसी, वो मिल जाएंगी। और जिसको मीडियोकर स्कोर आएगा, उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगी, पर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो हमारा टारगेट यही है कि आपको जेएनयू जैसी जो इंस्टीट्यूट है, जो बहुत ही टॉप लेवल पे है अपने इस फील्ड में, वैसी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी से। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, टॉपिक तो फिलॉसफी का दे रखा है, बट एक्चुअली ये पॉलिटिकल साइंस ही है, ठीक है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं और जो भी इसमें जैसे प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं, तो इनको कैसे पढ़ना है। अब देखो प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं। इनका अपना एक अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को लेके, पॉलिटिक्स को लेके। अब क्या है कि आपको प्लेटो को एकदम डिटेल में घुस के नहीं पढ़ लेना है कि आप रिपब्लिक की किताब उठा रहे हो और वो पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी थी, क्रोनोलॉजिकली याद होनी चाहिए कि पहली किताब कौन लिखी थी, दूसरी किताब कौन लिखी थी। प्लेटो के जितने भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि उसमें आपको एकदम से क्रिटिक करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि देखो रिटेन नहीं है, आपको एमसीक्यू टाइप एग्जाम सॉल्व करने हैं और उसमें आपका जो फैक्चुअल नॉलेज है वही आपको कंसेप्ट बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। तो स्टिक करना है अपने आप को कि हम अगर थिंकर पढ़ रहे हैं प्लेटो, तो प्लेटो का वही चीज़ पढ़े जो एग्ज़ाम में आता है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है बुक में से, या प्लेटो के बारे में क्या पढ़ना है। इसके लिए हम हमेशा से रेकमेंड करते हैं कि आप नेट के पेपर लगाओ और प्रीवियस ईयर में जो पेपर हो रखे हैं सीयूईटी के, या पहले जो सीईटी हुआ करता था उसके, या जेएनयू के भी जो पेपर थे वो भी आप लगा सकते हो। क्योंकि देखो जितना क्वेश्चन आप लगाओगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जब आप उन सब पेपर को लगाओगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पेपर को लगाते ही आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें इस चीज़ को पढ़ लेना है, इस चीज़ को छोड़ देना है। तो अगर मैं थिंकर की बात करूँ तो प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए। एरिस्टोटल का क्या था इक्वालिटी पे व्यू, उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी थी, क्यों एरिस्टोटल प्लेटो को क्रिटिक करते थे। फिर मैकियावेली आ गए, मैकियावेली को पहला मॉडर्न थिंकर क्यों कहा जाता है, उनकी जो किताब लिखी हुई है द प्रिंस, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंस है मैकियावेली का।
तो कंसेप्ट के साथ आपको फैक्ट भी याद होने बिल्कुल ज़रूरी है। फिर हम होब्स पे आते हैं, लॉक पे आते हैं, रूसो पे आते हैं, जेस मिल पे आते हैं, कार्ल मार्क्स पे आते हैं, जॉन रॉल्स पे आते हैं। अब देखो क्या है कि ये सारे थिंकर्स तो हो गए, ठीक है, तो क्या इन्हीं सब थिंकर को हमको लेके चलना है? बिल्कुल। हमें थिंकर की अगर मैं बात करूं, अगर आप थिंकर को पढ़ोगे तो फिर आपको इन सब थिंकर को ही डिटेल में पढ़ना है। अब आप इसके अलावा देखो बहुत सारे और थिंकर हैं, लेकिन आप उनको अभी के लिए स्किप कर सकते हो। अभी आप इन सब थिंकर पे ज़्यादा फोकस करो, इनके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे, इनके जो लिखी हुई बुक्स हैं उन पे, और मतलब जो नेट के क्वेश्चन है ना उसको देखते हुए इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। आगे जब मैं पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताऊंगा, तो अब पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है कि लिबर्टी एक कंसेप्ट है, तो लिबर्टी के कंसेप्ट के अंदर भी और भी बहुत सारे थिंकर आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जैसे नोजियाक आ जाएंगे, फ्रेडरिक हाइक आ जाएंगे, एल.टी. हबहाउस आ जाएंगे, टी.एच. ग्रीन आ जाएंगे। तो आपको इन सब थिंकर को उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर हाँ एटलीस्ट उनका क्या व्यू पॉइंट था और उनकी अगर एक दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब ये पता कैसे चलेगा? तो ऑब्वियसली अगेन नेट के पेपर में आपको बहुत सारे ऑथर्स और उसके बुक का नाम मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो कि एक नोट्स बना सकते हो और उसमें आप टाइटल दे दो कि जैसे लिबर्टी के थिंकर जो भी आपको मिलेंगे उसको आप एक पेज में लिख लोगे, उनके जितनी भी बुक्स लिखी हुई हैं उसको आप एक पेज में लिख लोगे। तो इससे प्रिपरेशन और लास्ट में जब आप रिमाइंड करोगे इन सब चीज़ों को फिर से दोबारा याद करोगे तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये तो हो गया वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। अगर मैं बुक की बात करूँ तो देखो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, इवन कंसेप्चुअल बुक भी हैं, फैक्चुअल बुक भी हैं, सिफाली झा भी हैं, ओपी गावा भी हैं, सुब्रता मुखर्जी भी है। तो कोई एक बुक उठा लो, ठीक है। मेनली मैं ओपी गावा सजेस्ट करता हूँ क्योंकि देखो ओपी गावा जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का है उसके लिए भी ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का नहीं है उसके लिए भी वो अच्छी किताब है, बहुत ईजी टू रीड किताब है। प्लस में जो अब अगर मान लो हमारे कोर्स के स्टूडेंट ऑलरेडी हो तो आप हमारे नोट्स अभी जो हम आपको दे रहे हैं वो भी बहुत हेल्पफुल है, और उसमें से भी आप डायरेक्टली जो बुक्स हैं उनके नाम को मेमोराइज कर सकते हो। क्योंकि देखो हमने एकदम से जो नोट्स दिया है ना वो एग्ज़ाम के फॉर्मेट पे है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें देखने को मिलेगा कि एकदम डिटेल में, तो वो तो फिर बुक ही बन जाएगी। नोट्स का मतलब होता है कि जो टू दी पॉइंट चीज़ें हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगी, आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अपना नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, और जितने भी बुक के नाम हो गया, क्रोनोलॉजिकली हो गया, उसका ईयर हो गया, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें आप ओपी गाबा को फॉलो करो, और अगर हो सके अगर आप हमारे कोर्स के हो तो ऑलरेडी आप कर रहे हो, नहीं हो तो फिर आप अगर हमारे कोर्स में इनरोल होते हो तो आप इस नोट्स को यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब देखो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ना पहले बहुत सारे थिंकर आते थे, नेहरू आते थे, जेपी आते थे, और अगर हम और बैक में जाए तो उसमें जो पूरा का पूरा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उसमें जो उनकी किताबें थी उसको भी हम पढ़ते थे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस रहते थे। अब क्या हुआ है कि इसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है, तो अब मात्र 5 थिंकर बचे हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट गांधी हैं। गांधी का जो व्यू था स्वराज को लेके या उनका जो भी था, मतलब अगर आप गांधी को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गांधी के बहुत सारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी थे। गांधी और कम्युनिस्ट जो कार्ल मार्क्स है उसमें क्या अंतर है, तो एक प्रकार से आपको गांधी के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि क्वेश्चन अगर मान लो कि अजर्सन रीजनिंग में क्वेश्चन आता है तो बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अजर्सन रीजनिंग के क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाते। इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत अच्छा नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो इसके लिए आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो पहला तो हो गया गांधी सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे अंबेडकर हो गए। अंबेडकर से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके पब्लिकेशंस पे, और थोड़ा सा अंबेडकर से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वो व्यक्ति था जो हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, तो वो अंबेडकर थे। तो अंबेडकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि पूना पैक्ट हुआ था, है ना, तो अंबेडकर और गांधी के बीच में एक पैक्ट हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट आया था और उसके लिए गांधी ने क्या किया था, तो गांधी ने अनशन किया था। वहाँ से लेके और अंबेडकर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो, उनको हमारा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से आपको देख लेना है डिटेल में, ये आपको हमारे नोट्स में तो मिल ही जाएंगे।
और प्लस में जो बुक है ओपी गाबा की, आप उसको भी यूज कर सकते हो, पर ओपी गाबा की बुक अब पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन थिंकर्स के चैप्टर उठा लेने हैं और उसको अच्छे से पढ़ लेना है। राजा राम मोहन रॉय, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है ना, वो हमारे इंडियन रेनेसेंस के फादर हैं, और उन्होंने बहुत सारे, जैसे सती रिफॉर्म में बहुत सारे यू नो उन्होंने कोई समाज बनाया था, उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो कब बनाई थी, उसमें क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेना है। वैसे ही अगर मैं कौटिल्य की बात करूँ, तो कौटिल्य का जो थ्योरी है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टेट को क्या सजेशन देते हैं, अर्थशास्त्र में को और क्या क्या चीज़ें को बताते हैं। इसके लिए आप ओपी गाबा की बुक को यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि ये पर्टिकुलर चैप्टर्स यही आपको वहाँ से पढ़ने हैं, बाकी आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो गांधी, अंबेडकर, कौटिल्य, सावरकर भी है, तो सावरकर को अगर आप कहीं से नहीं मिल पाता है, सावरकर का मटेरियल अगर मान लो कोई बुक में नहीं है, तो आप उसको इंटरनेट से देख लो, सावरकर ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, सावरकर का पॉइंट क्या क्या था, ठीक है, वो किस टाइप का स्टेट बनाना चाहते थे, सावरकर और गांधी में क्या कन्फ्लिक्ट था, और सावरकर जो भी उनका एक लीनिएज है, ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से देख लेना है। फैक्ट टाइप का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इसमें काम आएगा। गांधी में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और अगर मान लो कि आपने अपने ग्रेजुएशन में हिंद स्वराज पढ़ रखी हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप बाद में पढ़ लेना, लेकिन अभी अब कोई अंबेडकर या गांधी की बुक लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का हो गया। इसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखो पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, उसमें ना ही सिर्फ आपको कंसेप्चुअल, बल्कि इस फील्ड से रिलेटेड जो भी थिंकर है ना, उसके नाम भी आपको याद होने चाहिए। अगर सोवरेनिटी का कंसेप्ट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि पहला थिंकर कौन था जिसने सोवरेनिटी का कंसेप्ट दिया था। आपको वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर भी ध्यान में होना चाहिए। अगर सिटीजनशिप की बात आती है तो टीएच मार्शल हो गए। तो मतलब कि आप समझ रहे हो कि जो भी कंसेप्ट है, जैसे कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, तो पॉजिटिव निगेटिव लिबर्टी, क्लासिकल लिबर्टी, न्यू लिबरलिज्म, इन सब में जितने भी थिंकर है, इनका क्या अंडरस्टैंडिंग था कि क्या होना चाहिए, सोसाइटी कैसा होना चाहिए। इक्वालिटी है तो इक्वालिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी आ गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसके लिए एक ही किताब है ओपी गाबा। ओपी गाबा में आपको जाना है, ये सारे चैप्टर्स उठाने हैं, और इन सारे चैप्टर्स को अभी से लेके देखो 30 दिन की मैंने 3 महीने की बात मैंने इसलिए बताई। पॉलिटिकल थ्योरी में आपका अच्छा खासा समय जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, बल्कि उससे अपार्ट फ्रॉम डैट आपको जितने भी और थिंकर है उनके कंसेप्ट को समझना है। तो आपको ये उठाना है ओपी गाबा से, और जो भी चैप्टर है उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जो नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है ना, या इवन जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हैं पर उन्होंने अच्छे से नहीं कर रखा है, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें होती है। इवन हम लोग के लिए भी बहुत दिक्कत होता था पहली बार हमने जब रॉल्स की थ्योरी पढ़ी, या इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, जस्टिस के बारे में पढ़ा, तो बहुत प्रॉब्लम तो होता है उस समय। तो आपको इससे क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये तो पॉलिटिकल थ्योरी का हो गया। जैसे उसमें कंटेम्पररी इशूज़ हैं, तो कंटेम्पररी इशूज़ में जैसे आगे हम चलेंगे तो कंटेम्पररी इशूज़ को भी डिस्कस करेंगे, तो उससे हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन आएंगे ना, वो इक्वालिटी, जस्टिस, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक, ह्यूमन राइट, स्टेट, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, तो इन सब से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे खासे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। तो इसको आपको ओपी गाबा से कर लेना है। इंटरनेशनल रिलेशन, अब बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कौन सी बुक पढ़ें या क्या पढ़ें। देखो इंटरनेशनल रिलेशन में ना अब क्या किया है, बहुत स्पेसिफिक कर दिया है। पढ़ना क्या है आपको, दो मेन जो मतलब हम कहते हैं ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, रियलिज्म और लिबरलिज्म, आपको इसी को पढ़ना है। रियलिज्म में मॉर्गन थॉ, उसके 6 प्रिंसिपल याद होने चाहिए। उसके बाद रियलिज्म के अंदर भी जो स्कूल्स है, जैसे न्यू लिबरल रियलिज्म है, या स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, क्लासिकल रियलिज्म है, न्यू क्लासिकल रियलिज्म है, तो जितने भी थिंकर है, चाहे वो केनिथ वोल्ट हो या वो मर्साइमर हो, तो इनका क्या कंसेप्ट था रियलिज्म को लेके, इसको भी आपको पहले तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। दूसरी है कि आपको इनके बुक्स के नाम ईयर के साथ याद होने चाहिए। वैसी लिबरलिज्म है, अब लिबरलिज्म में भी बहुत सारा स्कूल ऑफ लिबरलिज्म, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उसमें आपको उन सब स्कूल पे अच्छा खासा एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। बस
लेकिन बस इन्हीं दोनों स्कूल पे। अब आपको कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इंग्लिश स्कूल, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अब इसके लिए बुक क्या कर सकते हो आप? अब देखो, बेलिस एंड स्मिथ, हम पहले बार बार बोलते थे कि बेलिस एंड स्मिथ करना है, लेकिन अब क्या है कि बेलिस एंड स्मिथ पूरा नहीं करना है। बहुत से बहुत तो आप बेलिस एंड स्मिथ का 2 चैप्टर, रियलिज्म पे और लिबरलिज्म पे, ये दोनों चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा पूरा काम हो जाएगा। प्लस में जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं उनको हम क्लास में नोट्स दे देते हैं, और प्लस में जो हम चीज़ों को क्लास में पढ़ाते हैं, हमारी जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसमें हम इन सारे चीज़ों को बहुत ही डिटेल में कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर कोई इशूज़ नहीं होती वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन जो स्टूडेंट क्लास के नहीं हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये है कि आप 2 चैप्टर्स उसके अच्छे से कर लो। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में मैं आता हूँ। देखो, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद एक एरा आया था जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर, और एक वर्ल्ड ऑर्डर भी बोलते हैं हम, कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर। तो देखो, जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, वो कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट था, ठीक है। और इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 सुपर पावर्स थे, ठीक है, यूएसए था, यूएसएसआर था, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। जैसे दितेंते का एक फेज आया था जहाँ पे वॉर टेंशन कम गया। अब दितेंते के इवेंट से रियलिस्ट स्कूल कैसे जुड़ा हुआ है और स्ट्रक्चरल रियलिज्म कैसे जुड़ा हुआ है, इसको आपको डिटेल में समझना होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो फिर आपको ये जो आपके कंसेप्ट्स क्लियर अगर रहेंगे ना, तो ये बहुत हेल्प करेगा। फिर उसके बाद जो रोनाल्ड रेगन का समय आता है, मार्गरेट थैचर का समय आता है, और फिर जो पॉलिसी लाई जाती है माइकल गोर्बाचेव के द्वारा, चाहे वो ग्लास्नोस्ट का हो या पेरेस्ट्रोइका का हो, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए आप क्या करो कि आप सिंपली गूगल पे जाओ, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स डालो, और कोई एक अच्छा सा आर्टिकल निकाल के जो क्रोनोलॉजिकली शुरू से लेके और अंत तक कोल्ड वॉर के सारे इवेंट्स, क्या क्या चीज़ उसमें हुई थी और वो कैसे रिलेटेड थी उस समय के वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, इसको समझ लेना है। इसके बाद जो है नाम, सार्क, यूएनओ, एशियन, ईयू, ये बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना। नाम, नन अलाइन मूवमेंट जो है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, कौन कौन इसके प्राइम लीडर्स थे, इंपॉर्टेंस क्या था, अभी के डेट में इंपॉर्टेंस क्या है। 4-5 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको ढूंढना है। गूगल पे मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, नाम सर्च करोगे वहाँ पे आपको उसके सारे डिटेल आ जाएंगे। वैसे ही सार्क आ जाएगा, ठीक है, यूएनओ आ जाएगा, एशियन आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन आ जाएगा। तो इन सब को आपको गूगल कर लेना है, ये कब एस्टैब्लिश हुए थे, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेंबर्स कौन कौन थे, बहुत अगर डिटेल में जानना है तो कौन से मेंबर ने कब ज्वाइन किया था, अभी का इंपॉर्टेंस क्या है, और बस इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो टॉपिक है वो है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, इन पर्टिकुलर विद चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए। तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो आप किसी बुक से मत पढ़ो। अभी देखो, कोई बुक उठा के पढ़ना जाओगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा आपको लेंदी उसमें पढ़ना पड़ेगा। आपको सिंपली गूगल करना है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी विथ चाइना, आपको उस पर बहुत सारे पेजेस पे आर्टिकल्स आ जाएंगे। चाइना के साथ इंडिया का क्या रहा है, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और कंटेम्प्रेरी में इंडिया चाइना रिलेशन कैसे काम कर रहा है, बस ये 2 चीज़। पहला हिस्टोरिकली देख लेना है, जैसे वॉर हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, वैसी वॉर हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। यूएसए से रिलेटेड इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, तो एक बार तो हिस्टोरिकल मूवमेंट देख लेना है कि किसके समय में क्या हुआ था। दूसरा कंटेम्प्रेरी, जैसे अभी मान लो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, तो यूक्रेन को यूएसए ने क्या किया, सपोर्ट किया, या मतलब मोरली सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया ने अगर हम देखें तो एक सॉफ्ट स्टैंड रशिया के साथ में था। और वर्ल्ड अफेयर पे जो है इवन क्वेश्चन भी पूछा गया, जो इंडियन जैसे एस जयशंकर साहब है उनसे, तो उन्होंने डिफेंड किया। तो उसको अभी आप क्या करो, कंटेम्प्रेरी समय में उसको लोकेट करो और उसको उसके हिसाब से पढ़ो। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है द डिप्लोमेट। डिप्लोमेट पे जाना है आपको, आप गूगल करोगे या गूगल स्कॉलर खोल लो या डिप्लोमेट खोलो, पहले डिप्लोमेट समझ लो। आपको गूगल पे जाना है, डिप्लोमेट सर्च करना है। डिप्लोमेट एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर में जाना है और वहाँ पे आपको ये कोई भी जो कीवर्ड है वहाँ पे डाल देना है, जैसे इंडिया रिलेशन विद चाइना, तो आपको वहाँ पे कुछ न्यूज़ कंटेम्प्रेरी मिल जाएंगे। उस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हो, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हो जाएगी। वैसे ही आप पाकिस्तान से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ों को डालोगे तो वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरा आप ये कर सकते हो कि जो PT 365 आती है, ठीक है ना, जो विजन IAS की मैगजीन है, उसमें जो IR का पोर्शन है उसको उठाना है, और उसमें अगर जो इंटरनेशनल रिलेशन फॉरेन पॉलिसी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, पाकिस्तान और यूएसए,
जहाँ जहाँ पे आप इसको ट्रेस कर पा रहे हो वहाँ वहाँ के न्यूज आपको पढ़ लेने हैं। तो इससे होगा कि आपका एक होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी और बहुत हद तक चीज़ों को आप क्लियर रख पाओगे। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। बाकी जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं तो हम खुद इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम क्लास में अच्छे से डिस्कस कर देते हैं। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, तो ये तो आपको अगर आप चाहो तो लक्ष्मीकांत को देख सकते हो। लक्ष्मीकांत बहुत ही मोटी बुक है, और अभी मैं लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ने को सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने पढ़ रखी है और अगर आप चाहते हो तो इन चैप्टर्स को आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। हालांकि ये चैप्टर्स ही मेन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, इसके बाद जो भी है वो तो ज़्यादा नहीं है। जैसे प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल के जो भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इवन इस बार का जो नेट का पेपर आया था या बहुत सारे पेपर्स जो मैं दे रखा हूँ वहाँ पे प्रियम्बल से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो इसको लाइन से लगाना है आपको। कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट में, तो ये सारी चीज़ें प्रियम्बल से रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कब बनी थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, कितने मेंबर थे, कितने मेंबर ने साइन किया था, कब हमारा फ्लैग अडॉप्ट हुआ था, कब नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ था, कब ये हुआ था। इन सब चीज़ों को डिटेल में आपको देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कमिटीज़ बनी थी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, जो कमेटी बनी थी, स्टडिंग कमेटी थी, तो उन सारी कमिटीज़ के जो चेयरपर्सन थे उसको आपको एक बार कहीं ना कहीं से देख लेना है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लूसेंट अगर उठाते हो और उसमें जितने भी फैक्ट्स हैं इन सब चैप्टर पे, उसको अगर आप एक बार याद कर लेते हो, मेमोराइज कर लेते हो, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है वो एग्ज़ाम में आपको। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत काम करता है, और फैक्ट के आधार पे ही आप लॉजिक भी लगा पाते हो। तो फैक्ट तो याद करना इंपॉर्टेंट है ही है। वैसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आपको आर्टिकल्स अच्छे से देख लेने हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको आपको देखते हुए जाना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल से भी पूछ देता है। ऐसे अगर मैं बताऊं तो सिंपली आपको मतलब इस सब से रिलेटेड जो भी फैक्ट पॉपुलर है उसको तो याद करना ही करना है। और अब तो भगवान जाने कि वो एग्ज़ाम में इस बार क्या पूछेंगे, लेकिन जो हमने प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा है तो उसमें वो आर्टिकल पे भी फोकस करते हैं, वो शेड्यूल से भी क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी ये भी पूछ देते हैं किस किस पार्ट का है, और कभी कभी प्रोविजन से भी पूछ देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में करने हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अमेंडमेंट है, गवर्नर है, स्टेट गवर्नर है, फेडरलिज्म है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इलेक्शन है, लोकल गवर्नमेंट है, जुडिशियरी है, गवर्नेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, और आपको ये एकदम से ये नहीं है कि आप पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ो, बट अगर हो सके तो इन सब चैप्टर का एक बार ओवरव्यू देख लेना। अदरवाइज हम जो क्लास में पढ़ाते हैं तो हम अपने नोट्स को बहुत ही इतना सिंपल वे में देते हैं कि वो उतना, लक्ष्मीकांत में तो बहुत मोटा चीज़ दिया हुआ है, पर हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको निकाल के आपको दे देते हैं ताकि आपके लिए ईजी टू रीड हो जाए, ठीक है। तो बाकी आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो इन सब चैप्टर के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा लक्ष्मीकांत आई विल नॉट रिकमेंड कि आप पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ो। आगे बढ़ते हैं तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेज एंड मॉडल, टाइप्स ऑफ रेजिम। तो जैसी जोहरी की किताब आती है उससे आप ये जितने भी टॉपिक है इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लो, बस यही टॉपिक। इसके अलावा जितनी भी टॉपिक्स है उसको आप स्किप कर सकते हो। पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया है, मॉडल, प्रोसेस, टाइप्स। तो इसके लिए एज सच मैं कोई बुक तो नहीं रिकमेंड करता हूँ। हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको हम अपना नोट्स दे देते हैं, और उसमें हमने बहुत सारे सोर्सेज से मॉडल्स, प्रोसेस, टाइप्स, इसको छाट के वहाँ पे मटेरियल बनाया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहो तो इन सब टॉपिक को, जो इग्नू का मटेरियल है, ठीक है, तो इग्नू के मटेरियल को आप डाउनलोड करो, और उसमें ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है मॉडल, प्रोसेस और टाइप्स पे, उसको आप एक बार पढ़ लो। और उसको एक बार पढ़ लोगे तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप नेट के पेपर लगाओ, उसमें जो ऐसे होते हैं ना रेसिड्यूरी टाइप के चीज़ें जो कि आपको कोई एक बुक में नहीं मिलती, तो उन सब क्वेश्चन को आपको नोट करना है ताकि आपका प्रिपरेशन जो है एकदम फ्लो में रहे। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल इशूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस की। तो उसमें ग्लोबल जस्टिस है मेनली जो अभी चल रहा है अभी के दौर में। तो जैसे मैं यूक्रेन और रशिया की बात करूं, नेशनलिज्म का इशू है, राष्ट्रवाद का इशू है,
और क्लाइमेट चेंज है। तो नेशनलिज्म, ग्लोबल जस्टिस, क्लाइमेट चेंज में मेनली जैसे हम कॉन्फ्रेंस हुआ था या कॉप की मीटिंग होती रहती है या क्योटो प्रोटोकॉल है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पावरिंग है, या कौन से साल में कौन सा प्रोटोकॉल आया था, इसके कौन कौन से प्रोविज़न थे। तो इसको आप अगर बेसिकली इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो आपको मेनली ये सारे आइटम वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अब देखो, ये जो समय बचा हुआ है ना, इसको आपको यूज करना है इन सब चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। जो एकदम टू द पॉइंट स्पेसिफिक दिया हुआ है उसी को आपको पढ़ना है, जो रिमेनिंग टाइम है उसमें। इसके अलावा आप कोई मोटी बुक लेके बैठने का टाइम गया, उसको आप जब आप मास्टर्स में जाओगे तब पढ़ लेना। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो हमारा नया कोर्स है, ठीक है, देखो हमारा एक फाउंडेशन कोर्स चलता है और हमारे फिर क्रैश कोर्स आते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स तो हमारा चल रहा है और उसमें भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फाउंडेशन कोर्स में भी हैं। जो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन नहीं लिया और उनको हेल्प चाहिए, हमारा काम होता है हेल्प करना। हम ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बोल रहे हैं कि एकदम से सब कुछ हम आपको बता देंगे, बट हम चीज़ों को बहुत ईजी करके और उसको आप तक पहुंचा देते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। तो हमारा जो कोर्स है वो 15 फरवरी से जो नया बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके एडमिशन अभी चल रहे हैं। एडमिशन का जो भी डिटेल है वो आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको वो डिटेल ले लेना है और उसमें जो रमेश सर का नंबर है उस पर आपको कॉल करना है और फिर आपको जो कोर्स के सारी चीज़ें हैं वो रमेश सर बता देंगे। इस कोर्स में हम लाइव क्लास लेते हैं और डेली 2 क्लासेस होती है लाइव, एक 7 से 8, एक 8 से 9, और हर वीक में हम एक टेस्ट रखते हैं। क्योंकि आप देखो, मल्टीपल टाइम जब तक टेस्ट नहीं दोगे ना तब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो एक्यूरेसी के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है ना। तो हम हर वीक में टेस्ट लेते हैं और वो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आपका एवेल्युएशन होता है, फिर लास्ट में हम फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको हेल्प चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वो हमारा कोर्स ज्वाइन सकते हैं। अदरवाइज ये आपको सिलेबस एकदम से लेके चलना है और इन समय को बहुत अच्छे से यूज करना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स वेरी मच।